हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिब्रो वर्ल्ड। प्रत्येक कहानी के दो साइड होते हैं और किसी भी ओपिनियन तक पहुंचने से पहले उन दोनों साइड्स को ठीक से जान लेना बेहद जरूरी होता है। ऐसा ही यूक्रेन के इशू को लेकर है, जहां एक साइड को लेकर पूरी वेस्टर्न मीडिया और पूरी दुनिया एक तरफ झुकी हुई है, तो वहीं दूसरी साइड को पूरी दुनिया ने एक विलेन घोषित कर दिया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं यूक्रेन, नाटो और रशिया को लेकर। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके अगेंस्ट बेहद कड़े सैंक्शंस इम्पोज कर दिए गए। लेकिन इस कहानी के एक दूसरे पक्ष को जाने बिना हमें कोई भी ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या होगा कि अगर चीन जैसा बड़ा देश भारत के पड़ोस में, जैसे नेपाल में, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या पाकिस्तान में अपने मिलिट्री बेसिस को एस्टेब्लिश कर ले और भारत की सिक्योरिटी को डायरेक्ट थ्रेट करे। इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रशिया ने यूक्रेन जैसी सॉवरेन कंट्री पर जो आक्रमण किया, वह किसी भी रूप में सही नहीं माना जा सकता कि रशिया को ऐसा करना क्यों पड़ा। दरअसल लास्ट के 25 सालों में नाटो ने अपना बहुत विस्तार किया और यहाँ तक कि यूएसएसआर के विघटन से बने देश जो रूस के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन्हें भी नाटो का पार्ट बना दिया गया। यह सब अमेरिका और वेस्ट की सोची समझी रणनीति के तहत किया गया, जिससे हुआ क्या कि मास्को के पड़ोस में ही शत्रु के आ जाने से उसकी सुरक्षा चिंताएं बढ़ गईं। रूस ने बार बार चेतावनी भी दी, लेकिन पश्चिमी देशों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि वेस्ट के द्वारा इसे रूस का अग्रेशन भी कहा गया। नाटो लगातार अपना एक्सपेंशन करता रहा। इसी क्रम में जब यूक्रेन ने भी नाटो को ज्वाइन करना चाहा, तो उसे रशियन एग्रेशन का शिकार होना पड़ा। वास्तव में यूक्रेन रशिया से लड़ने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन नाटो ने उसे भड़काया और समर्थन दिया। और जब यूक्रेन ने नाटो से मदद मांगी, तो बाइडेन और पश्चिमी देशों ने अपनी सेना भेजने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। तो इस युद्ध के पीछे नाटो का हाथ है या रूस का? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नाटो क्यों खुद को युद्ध के ब्लेम से नहीं रोक सकता, जो आज यूक्रेन झेल रहा है। सबसे पहले नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच का एक सिक्योरिटी अलायंस है, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में बनाया गया। नाटो के फॉर्मेशन के पीछे का उद्देश्य डेमोक्रेटिक फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है। 4 अप्रैल 1949 को यह ट्रीटी साइन की गई, जो एक एंटी सोवियत अकॉर्ड था, जो यूएसएसआर के फ्यूचर एग्रेशन को काउंटर करने के लिए लाया गया था, जिससे वह पश्चिमी देशों की ओर साम्यवाद का विस्तार ना कर सके। इसमें सभी मेंबर्स को कलेक्टिव सिक्योरिटी का वादा किया गया था। नाटो ट्रीटी के आर्टिकल 5 में कहा गया कि यदि किसी एक नाटो सदस्य के ऊपर कोई अन्य देश जो नाटो का सदस्य नहीं है वह हमला करता है, तो सभी सदस्य देश अपने सहयोगी की मिलकर रक्षा करेंगे। अब इससे हुआ क्या? ये सभी नाटो सदस्यों को मिलकर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को शेयर करने एवं अपने डिफेंस को मजबूत कर अपने देश के विकास का मौका मिला। नाटो एक डिफेंस अलायंस से कहीं आगे था। इसने डेमोक्रेटिक कॉमन रूप वैल्यूज एंड इंटरेस्ट को प्रमोट किया और कम्युनिज्म के विस्तार को रोका। स्वाभाविक रूप से जो यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट देश था, उसने नाटो को अपने इंटरेस्ट के लिए एक थ्रेट के रूप में देखा। जब मॉस्को के अगेंस्ट इतना सब कुछ हो रहा था, तो इसके रिस्पॉन्स में मॉस्को ने 1955 में वार्सा पैक्ट क्रिएट किया। इसके मेंबर्स कंट्रीज में यूएसएसआर, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, अल्बानिया और बुल्गारिया शामिल थे। इसका उद्देश्य भी नाटो के जैसा ही था कि अगर किसी एक सदस्य देश पर आर्म्ड अटैक होता है, तो उस स्थिति में अन्य सभी देश मिलकर उस सदस्य देश की रक्षा करेंगे। दरअसल इस पैक्ट को क्रिएट करने के पीछे कुछ मुख्य कारण भी थे, क्योंकि वेस्ट के द्वारा इससे पहले भी रशियन इंटरेस्ट को थ्रेटन किया जा चुका था और रशिया को इन्वेड करने की तमाम कोशिशें की गई थी। ऐसी ही एक कोशिश 17वीं सदी की शुरू में की गई, जब पोलैंड ने क्रेमलिन पर आक्रमण किया। इसके बाद 1708 में स्वीडन ने रशिया पर इन्वेजन किया। 1812 में नेपोलियन का रूस पर आक्रमण हुआ और इसके बाद आप तो जानते ही हैं कि दोनों विश्व युद्धों में जर्मनी के द्वारा सोवियत यूनियन पर आक्रमण किया गया। इन इन्वेजन्स के कारण मॉस्को पश्चिम को हमेशा से शक की नज़रों से देखता था और ऐसे में ही नाटो को रूस ने अमेरिकन इंपीरियलिज्म का विस्तार माना। आगे चलकर यह साबित भी हो गया। 1989 में बर्लिन की दीवार का टूटना और 1991 में सोवियत संघ का विघटन होना इसी का परिणाम था। अब बर्लिन की दीवार टूटने के बाद बने एकीकृत जर्मनी के सामने भी यह प्रश्न था कि वह खुद को यूएस और नाटो से अलाइन कर ले या रूस के साथ मिलकर वार्सा पैक्ट साइन करे।
ऐसे में अमेरिकन सरकार ने जॉर्ज H.W. बुश के नेतृत्व में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को एक ऑफर दिया कि यदि जर्मनी नाटो का पार्ट बन जाता है तो नाटो का एक्सपेंशन रोक दिया जाएगा और इसके आगे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में 1 इंच का भी विस्तार नहीं किया जाएगा और आगे से किसी और को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आज इस बात पर यूएस कहता है कि उसने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया और ना ही कभी कोई ऐसी डील हुई थी। हालांकि कई सारे मेमोज यूएस आर्काइव्स कुछ और ही बयान करते हैं। जो भी हो, मॉस्को ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और साथ ही वार्सा पैक्ट को भी समाप्त कर दिया। उसे यह आशा थी कि वेस्ट भी अपनी बात को पूरा करेगा और साथ ही नाटो को भी डिसॉल्व कर देगा। लेकिन नाटो के द्वारा ना तो अपने ऑपरेशंस को बंद किया गया बल्कि अन्य देशों के लिए नाटो के द्वार भी खुले रखे गए। रूस के लिए यह अमेरिका के द्वारा पीठ में छुरा घोंपने के जैसा था और नाटो के द्वारा इस घाव को और गहरा करने का काम किया गया। 1949 में नाटो में 12 सदस्य देश थे, लेकिन इसने लगातार ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को जारी रखा। 1999 में पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक इन देशों ने नाटो को ज्वाइन किया। 2004 में 7 अन्य देशों ने नाटो को ज्वाइन किया। 2009 में अल्बानिया, क्रोएशिया ने नाटो को ज्वाइन कर लिया और हाल ही में मॉन्टेनीग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया की नाटो में एंट्री कर दी गई। ये सभी देश रूस के या तो नेबर्स हैं या नेबर्स के नेबर्स हैं। हालांकि इतने में भी नाटो ने अपना एक्सपेंशन नहीं रोका। 2021 में नाटो ने 3 अन्य देशों, जिनमें यूक्रेन, जॉर्जिया और बोस्निया हर्जेगोविना शामिल थे, इनको एस्पायरिंग मेंबर्स का दर्जा दिया। इसके साथ ही सर्बिया, फिनलैंड और स्वीडन के साथ भी नाटो की सदस्यता हेतु बात चल रही है। रूस के कड़े विरोध के बावजूद भी उन देशों को जो कभी रूस का पार्ट थे नाटो का मेंबर बना दिया गया। रशिया के द्वारा लगातार वार्निंग दी जा रही थी। ऐसी ही एक फ्रेंडली वार्निंग जर्मनी के म्यूनिख में 2007 में हुई एक समिट में दी गई, लेकिन यूएस, नाटो और वेस्ट ने इसे फुली इग्नोर किया। इसके अलावा खुद अमेरिकन सांसदों के द्वारा भी कई बार लेटर लिखकर बार बार चेतावनी दी जाती रही कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन क्यों किया जा रहा है। अमेरिका के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट जिनका नाम जॉर्ज कैनन है, उन्होंने कहा था कि यह सब गलत हो रहा है और इसका कोई कारण नहीं कि हम किसी को धमकाएं, यह एक भारी भूल होगी। इसके अलावा फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू रसिया मिस्टर विलियम जे बर्न्स, उन्होंने भी कहा था कि यूक्रेन की नाटो में एंट्री से नाटो रेड लाइन क्रॉस कर देगा जो रशियन इंटरेस्ट को डायरेक्ट चैलेंज करेगा। इसी तरह की एक बात वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1997 में अपने एक संबोधन में कहा था कि यदि लिथुएनिया, लातविया और एस्टोनिया को नाटो का पार्ट बनाते हैं तो इससे रूस को डायरेक्ट चैलेंज मिलेगा, जो अच्छा नहीं है। कई बार यूएस के खुद के बड़े बड़े लीडर, डिप्लोमेट्स यूएस को चेताते रहे कि रूस का विरोध जायज है और हमें उसे सुनना चाहिए। लेकिन चाहे बुश हो, ओबामा हो या ट्रंप हो, इन सभी ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। सोवियत संघ के विघटन से पहले से ही एक बहुत बड़ी जनसंख्या और 1/3 क्षेत्र खोने के बाद रूस के लोग खुद को वेस्टर्न यूनिटी के सामने असुरक्षित फील करते हैं और उसके बाद इन देशों के द्वारा ऐसे काम किए जाने से यह असुरक्षा की भावना और बढ़ जाती है। रसिया को कम्युनिस्ट देश होने के कारण पहले ही बहुत सारे सैंक्शन झेलने पड़े। उसकी अर्थव्यवस्था को अमेरिका और वेस्ट के द्वारा कभी मजबूत नहीं बनने दिया गया, जिससे रशिया का इस क्षेत्र में प्रभाव ना बढ़ सके। आज खुद नाटो देशों के अंदर ही अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बहुत गिर चुकी है। पोलैंड जैसे नाटो के सदस्य देश भी अमेरिका को अब अच्छे से समझने लगे हैं। इसलिए जब अमेरिका ने पोलैंड से यूक्रेन को फाइटर जेट देने की खबर फैलाई तो खुद पोलैंड की सरकार के द्वारा इसे पोलैंड के खिलाफ फैलाई जा रही फेक न्यूज कहा गया, क्योंकि यह पोलैंड को भी पता है कि आज जो यूक्रेन के साथ हुआ है वह कल उसके साथ भी हो सकता है और उसे बचाने की कोशिश अमेरिका भी नहीं करेगा। किसी भी देश की सॉवरेनिटी सबसे जरूरी है, लेकिन ऐसे देशों को जो रूस के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उन्हें एंटी रशियन अलायंस में शामिल करने के लिए इनवाइट करना, आप इसे कहां तक सही मानते हैं? क्या यह उन रूस को उकसाने का काम नहीं है? हालांकि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का पूरा अधिकार है, लेकिन वेस्ट के द्वारा उसे इसके लिए पुश करना कितना सही है? नाटो और रशिया के बीच हुए समझौते का पालन नाटो ने कभी नहीं किया और यूक्रेन को नाटो के द्वारा, यूएस के द्वारा लगातार उकसाया गया। आखिर कौन चाहता है कि उसके घर के सामने कोई दुश्मन जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा बॉम्ब हो आकर रहे? हालांकि रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण को इस आधार पर जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन क्या यूएस और वेस्ट इनोसेंट हैं
यह तो हम सोच ही सकते हैं। आप जब भी सोचें कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया, आपको इन सब बातों के बारे में भी सोचना चाहिए। आप लोगों का इसके बारे में क्या विचार है, ज़रूर शेयर करें। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि इतना जानने के बाद आप इस युद्ध के लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे।